सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछे और अब से 10 बजे तक मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी रहमत कलीम। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम सलाम जे के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर किस तरह के हालात हैं, चाहे सियासी और दीगर सूरत हाल हैं, क्या कुछ खबरें दिन भर रहेंगी अगले 24 घंटों तक, उन पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ आलमी खबरें भी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो प्रोग्राम में आज जो हमारी खास जिन खबरों पर नजर रहेगी वो है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का सरहदी जिला पुंछ का दौरा, जहां वो कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, साथ ही साथ पुल का इफ्तिताह करेंगे और कई प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ कुछ अहम बातें हैं जो हम आपके साथ इस दौरे के हवाले से उन पर बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ अहम आंकड़े भी आज महकमा सयाहत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर जारी किए गए हैं कि जिसके दौरान ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 8 माह यानी कि रवां साल के दौरान जो 8 माह बीते हैं अगस्त तक कितने सयाह, तकरीबन 20 लाख सयाह, जिनमें बैरून मुल्क के भी सयाह है और साथ ही साथ मुल्की भी और यात्री के साथ करीब 20 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। आंकड़े जारी किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथी भी उस पर जुड़ेंगे और साथ ही साथ मंशियात जो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर इसमें पूरी तरह से उसमें इजाफा हो रहा है। मंशियात के इस्तेमाल में नौजवानों का इसमें बढ़ता रुझान है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल नौजवान जो इस लत में पड़े हुए हैं, इस लत में मुब्तला हो गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे नशावर अद्वियात हैं जो नौजवान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो इसके आदी हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे तफसीलात के लिए, मजीद बात करने के लिए और साथ ही साथ कुछ अहम खबरें हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के नाम एक हिदायतनामा भी जारी कर दिया। क्या है वो हिदायतनामा, वो हम इस प्रोग्राम में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम की शुरुआत में हम तारीख के यानी कि आज क्या कुछ हुआ है 13 सितंबर तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, उस पर भी पहले बात करेंगे, उस पर बाद मजीद खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन तारीख में आज क्या हुआ, 13 सितंबर 1791 में फ्रांस के बादशाह लुइस ने नया आइन नाफिज किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 सितंबर 1914 यानी कि पहली जंग अजीम जर्मनी और फ्रांस के दरमियान लीसे के जंग शुरू हुई है, यानी कि जो पहली जंग अजीम थी जब 1914 में वो शुरू हुई थी। और आज ही के दिन 13 सितंबर 1968 में अल्बानिया वारसा महादा से अलहदा हुआ, ये आज ही का दिन था यानी कि 13 सितंबर। और 13 सितंबर 2012 में भारत के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का इंतकाल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में दिल्ली में 3 मकामात पर यके बाद दीगरे बम धमाके हुए हैं, जिनमें से 30 अफराद हलाक और 130 जख्मी हो गए थे, वो आज ही का दिन था 13 सितंबर और साल 2008। और आज ही के दिन 1922 में पोलैंड की पार्लियामेंट ने रेड्जो पोर्ट कंस्ट्रक्शन एक्ट मंजूर किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1912 में अमेरिकी अदाकारा रीटा शा की पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन इंग्लैंड के 1909 13 सितंबर 1909 इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर बाइडन की पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि 13 सितंबर में आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद वाक़ात थे जो हमने आपके साथ ही शेयर किए। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का सरहदी जिला पुंछ का दौरा, जहां पर वो आज कई प्रोजेक्टों को उनकी जानिब से हरी झंडी दिखाई जाएगी और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। और इस हवाले से जो खबर आ रही है कि पुल का इफ्तिताह भी एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बाकायदा तौर पर आज पुंछ का दौरा कर रहे हैं और पुंछ के दौरे को लेकर तैयारियां जो चल रही थी उन तैयारियों का आज सुबह सुबह जायजा लिया गया और करीब 9:30 बजे का वक्त दिया गया है जब एलजी मनोज सिन्हा वहां पहुंचेंगे और कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। कई प्रोजेक्ट पहले ही से पाइपलाइन में इस इलाके में है और उसके साथ ही साथ एक पुल की तामीर भी हो चुकी है और इस पुल की तामीर के बाद उसे आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा आज से। तो एलजी मनोज सिन्हा की आमद से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं इलाके में और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत आसानी के साथ ये तकरीब मुनक़िद हो और किसी भी तरह की कोई हंगामी कैफियत पैदा ना हो। तो एलजी मनोज सिन्हा बाकायदा तौर पर आज पुंछ के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर बाद राजभवन से निकलेंगे और पुंछ के लिए बाकायदा तौर पर पहुंचेंगे। पुंछ में एक पुल का जहां इफ्तिताह होना है वहीं कई तरक्याती प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हरी झंडी वो दिखाएंगे। मकामी सतह पर आबादी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मकामी आबादी के इस्तेफादे के लिए कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने का आज प्लान है और उस प्लान के तहत बाकायदा तौर पर एलजी मनोज सिन्हा 9:30 बजे पुंछ पहुँचेंगे और उस दौरान पुंछ में वो एक तरफ जहां पुल को हरी झंडी दिखाएंगे उसका इफ्तिताह करेंगे वहीं कई और प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो चलिए नाजरीन, ये थी एलजी मनोज सिन्हा के हवाले से खबर। जरा बढ़ते हैं आगे, अब बात जरा हदबंदी की भी करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये मामला चला गया हदबंदी कमीशन हदबंदी का जम्मू कश्मीर के अंदर जो हदबंदी हुई थी उस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को इस हवाले से जवाब पेश करना था और हुकूमत की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना जवाब पेश किया है और उसने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कि इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इसके मुताबिक गैजेट में प्रिंट होने के बाद हदबंदी खत्म हो गई है और इस मरहले पर अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हुकूमत की जानिब से कहा गया है। जब हदबंदी कमीशन के हुक्म के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जिसमें जो खलकबंदियों की दोबारा तरतीब और असम्बली की नशस्तों को 83 से बढ़ाकर 90 करना शामिल हो गया तो उस पर जो एक समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया था जिसके बाद ही हुकूमत ने अपना जवाब पेश किया है जिसके मुताबिक अब गैजेट में प्रिंट होने के बाद हदबंदी खत्मी हो गई है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है इस पर अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा जमा करवाया गया है। उसके मुताबिक हदबंदी एक्ट 2002 के तहत अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गैजेट में शाया होते हैं और उस पर अमल दरामद होता है तो उसकी दुरुस्ती को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। यानी हदबंदी कमीशन में अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें तब्दीली के इम्कानात बहुत कम है। सरकार की जानिब से हल्फनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि गैजेट में प्रिंट होने के बाद अब फिर उसमें तरमीम या तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं बचती है और यह कानून के खिलाफ है। तो जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा था उसमें सरकार की जानिब से अब जवाब भी दाखिल कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि चूंकि ये पूरा मामला मंजराम पर आ चुका है और गैजेट में प्रिंट होने के बाद यह हदबंदी पूरी तरह से खत्मी हो गई है और इस खत्मी होने के बाद इस मरहले पर अदालती मुदाखलत की अब कोई जगह नहीं रह जाती है। इसलिए बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला ने कहा कि जो गैजेट में प्रिंट हुआ है यानी 90 सीटें और इस तरह की जो जोग्राफियाई तौर पर जो तब्दीली हुई है असम्बली की सीटों की उन तमाम तब्दीलियों को बाकायदा तौर पर वैसा ही रखा जाए जैसा कि इस गैजेट में यानी कि इस हदबंदी कमीशन में की रिपोर्ट में तैयार की गई है। जिस तरह से असम्बलियों में लोकेशन को चेंज किया गया है, कुछ इलाकों को दूसरे इलाके में दूसरी असम्बली में जिसमें कल तक के वो नहीं था उन इलाकों में बाकायदा तौर पर शामिल कर दिया है जिस पर कई एहतजाजात हमने मुजाहरे भी देखे। और अब खबर ये मिल रही है कि सरकार की जानिब से मरकज़ी सरकार की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके जवाब दे दिया गया। कहा गया है कि चूंकि ये हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, गैजेट में प्रिंट भी हो चुकी है और जब गैजेट में प्रिंट हो चुकी है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए मुदाखलत की गुंजाइश इसमें नहीं बचती है। इसके मुताबिक अब हदबंदी एक्ट 2002 के तहत अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गैजेट में शाये होते हैं और इस पर अमल दरामद होता है तो उसकी दुरुस्तगी को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ये सरकार के लिए एक वैलिड पोल है यानी सरकार इस कानून के तहत बाकायदा तौर पर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है और ये कानून बाकायदा तौर पर हदबंदी एक्ट 2002 है जिसके तहत इस एक्ट में कहा गया है
कि अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गज़ेट में शाये हो जाते हैं, यूनियन गज़ेट में शाये होने के बाद से उस पर अमल किया जाता है, वो प्रोसेस में आ जाता है, तो फिर उसको जांचने के लिए अगर उसमें कोई कमी या खामी है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इस कानून के तहत बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला अपना दिफा करता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया गया है उसमें बुनियाद जो बनाई गई है सरकार की जानिब से जवाब देने में, वो हदबंदी एक्ट 2002 ही को बनाया गया है और इस बुनियाद के तहत सरकार का कहना है कि अब ये सारी चीज़ें जो हदबंदी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हदबंदी कमीशन की जानिब से तैयार होने के साथ आगे मरहले में जा चुकी है वो रिपोर्ट, और उस मरहले की अगला जो मरहला होता है वो गैजेट में प्रिंट का होता है और ये पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो गैजेट में प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद का मरहला होता है उस पर अमल करना, और वो तीसरे मरहले में भी हम दाखिल हो चुके हैं, यानी प्रिंट होने के बाद उस प्रोसेस पर उस रिपोर्ट पर अमल भी हो रहा है। इसलिए अब ऐसी कोई गुंजाइश सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ शुरू की जाए, चाहे उसमें गलती, खामी, कमी ही क्यों ना हो। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात जरा अब प्राइवेट स्कूलों की करते हैं, क्योंकि वादिया कश्मीर में जो वालिदैन की शिकायतें अक्सर मौसूल रहती हैं प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, इस हवाले से फी फिक्सेशन कमेटी भी जो है उनकी जानिब से एक हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने वाली जो कमेटी है, फी फिक्सेशन कमेटी, उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई। हिदायतनामा के स्कूलों के नाम एक हिदायतनामा जारी किया गया जिसमें ये साफ तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में मुतयना फीस के अलावा भी वालिदैन से बढ़ा चढ़ाकर फीस देने की मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही है। उसको देखते हुए अब कमेटी ने यह तय किया है कि ऐसे वालिदैन को जो फीस की तफसीलात तलब करने के वो मजाज होंगे। उन्हें इस हवाले से कहा गया है कि अब उन्हें जो फीस होगी स्कूलों के अंदर बच्चों की, उन्हें वो दिखाई जाए, यानी कि तयशुदा फीस से कहीं ज्यादा वसूल जब ली जाती थी तो उसकी शिकायतें कमेटी को मिली थी, तो वो जाकर स्कूलों में इस फीस की तफसीलात तलब करने के मजाज होंगे। ये अब कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही जो इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई दूसरा खुद साख्ता स्ट्रक्चर स्कूल इंतजामिया अगर पेश करती है तो वो तहरीरी तौर पर एक शिकायत सबूत के साथ कमेटी के सामने रख सकते हैं। वालिदैन जब स्कूल फीस की लिस्ट देखने पहुंचेंगे तो स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी गई कि वो उन्हें अपनी लिस्ट जरूर दिखाए, जो कि इनके पास इनकार करने या टाल मटोल करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कमेटी की जानिब से प्राइवेट स्कूलों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि अगर ऐसी किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी पाई जाती है, कोई प्राइवेट स्कूल कमेटी की जानिब से फिक्स की गई फीस से ज्यादा फीस देता है तो फिर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस अमल में तलबा को भी इजाजत है कि वो अपनी शिकायत सबूत के साथ कमेटी के सामने रख सकते हैं, कर सकते हैं और स्कूल इंतजामिया से फीस स्ट्रक्चर तलब कर सकते हैं। तो कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, चूँकि मुसलसल इस तरह की प्राइवेट स्कूलों को लेकर के शिकायतें मिल रही थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से तरह तरह के चार्ज लगा करके वालिदैन को हरासा और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फीस बढ़ा चढ़ा करके लिया जा रहा है, जिस पर फीस एग्जीक्यूशन कमेटी जो है, इस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्मनामा सादिर किया है। तमाम प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि इस तरह की शिकायत मिलने के बाद हम इस फैसले पर मजबूर हुए हैं कि अब वालिदैन जिन्हें शिकायत है वो स्कूल के सामने हाजिर होकर के स्कूल से वो फी स्ट्रक्चर कमेटी की जानिब से पेश की गई है, तैयार की गई है, वो उन देखना चाहेंगे। अगर उस फी स्ट्रक्चर के अलावा कोई दूसरा फी स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, कोई इजाफी फीस उसमें जोड़ करके दिखाया जाता है, तो फिर वो सबूत के साथ शिकायत कमेटी के सामने करेंगे, तो फिर उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसमें पूरी आपको आपके सालाना कटआउट के साथ, यानी कि सालाना जो आपके चार्जेस वगैरह लगते हैं, अखराजात आते हैं, उन तमाम डिटेल को भी दिखाना है कि हमारे कितने चार्ज किस चीज़ पर है, सालाना कितना है, 3 महीने का कितना है, 6
महीने का कितना है, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तफसीलात जो एक फ़ीस की हो सकती है, 1 साल के फ़ीस की, उन तमाम फ़ीस की तफसीलात जो फ़ी स्ट्रक्चर कमेटी की जानिब से बनाई गई है, उस स्ट्रक्चर को वालिदैन के सामने रखना होगा। और वालिदैन को अगर कहीं पे उसमें लगता है कि इजाफा किया गया है अपने तौर पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से, तो वो उसकी तस्वीर लेकर के शिकायत करके एक एप्लीकेशन लिख करके शिकायत कर सकते हैं कमेटी के सामने, FFRC के सामने। लेकिन FFRC ने ये बात भी कही कि एक तरफ जहां वालिदैन अगर स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल इंतजामिया के लिए लाजिम हो जाता है कि वो उनके सामने वो फी स्ट्रक्चर रखे। वहीं अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का डिमांड करता है कि वो फी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये फीस उनसे ज़्यादा लिया जाता है, तो फिर ऐसे बच्चों को भी, तलबा को भी बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की शिकायतें अगर वो करते हैं तो उनके सामने भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो कमेटी ने पेश की है, उस स्ट्रक्चर को आपको सामने में रखना होगा। स्टूडेंट हो या वालिदैन हो, अगर उसमें इजाफा हुआ तो फिर स्टूडेंट हो या वालिदैन सबूत के साथ FFRC के सामने वो शिकायत करेंगे। अगर सच पाया गया पूरा मामला खिलाफ कमेटी पाया गया, यानी कमेटी ने जो फी स्ट्रक्चर तैयार किया है उसके खिलाफ पाया गया, तो फिर उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की यकीन दहानी साफ तौर पर करा दी गई है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात अब करेंगे हम सयाहत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहत है वो गुज़श्ता सालों के मुकाबले रवां साल के दौरान, क्योंकि महकमा सयाहत का मानना है कि करीब 20 लाख के सयाह जो है उन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया है। ये महकमा सयाहत के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से आंकड़े पेश किया गए हैं। उनका मानना है कि रवां साल 8 माह के दौरान, यानी कि जनवरी से अगस्त के आखिर तक वादी कश्मीर में करीब 20 लाख से ज़्यादा सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया है। जो 14 साला जो पिछला रिकॉर्ड था वो टूट गया है। कई रिकॉर्ड इन्होंने टूटे हैं इससे, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा सयाह जिन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया, और 20 लाख जो सयाह वादी कश्मीर का रुख किया उनमें से 3,65,000 यात्री भी शामिल हैं। और साथ ही साथ जो मज़ीद कहा गया है कि जो 16,84,000 जो सयाह थे उनमें से 10,000 जो है 10,500 वो गैर मुल्की सयाह भी शामिल है जिन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया है। ये महकमा सयाहत की जानिब से कहा गया है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान ने क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जो आंकड़े पेश किए गए उनका मानना है कि पुराना रिकॉर्ड जो था 14-15 साल रिकॉर्ड वो टूट चुका है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब और अहमद कलीम। जहां तक सयाहत का ताल्लुक है और जहां तक इस वक्त हम देख रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट खास तौर पर पिछले कई महीनों से ऐसी मेहनत कर रहा है कि जिसमें हमने देखा कि उन्होंने नेशनल हुकअप पर जो एक टूर किया है, एग्जीबिशंस किए हैं, जो वहां पर सिंपोजियम्स किए हैं, वहां पर हमने देखा कि उन्होंने कश्मीर को बड़े चढ़ा के तौर तरीके से पेश किया। उन्होंने बड़े बड़े एग्जीबिशंस में कश्मीर के हिडन डेस्टिनेशंस और एडवेंचर टूरिज्म को वहां पर पेश किया, जिसमें हमने देखा कि उनका एक बेहतर और कारआमद रोल है। क्योंकि खास तौर पर अगर मैं बात करूंगा, जो फॉर्मर डायरेक्टर टूरिज्म GN नीतू साहब है, उन्होंने या प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है खास तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के सरमद हफीज साहब, उन्होंने जिस तरीके से पिछले 3 सालों से जो हालात वादी कश्मीर में कोविड के टाइम बने थे, तो उसके बाद एक चैलेंज लिया और उसके बाद उस चैलेंज को मुकम्मल तौर पर अपनाया और अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने बड़े ट्रेड फेयर्स किए हैं, तो जिसके खास तौर पर अच्छे खासे नताइज। अब आप 20 लाख के करीब जो नंबर बता रहे हैं वो एक अच्छा खासा एग्जीबिशन या ट्रेड या कह सकते हैं कि ट्रैवल शो करने के बाद ही हुआ, क्योंकि कई लोग जो है वादी कश्मीर की ओर सैर करना चाहते थे सयाह, मगर मामला कोविड के बने, कुछ ऐसे मामला बने जिसकी वजह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग पूरा ठप हो गया था। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसके बाद धीरे धीरे टूरिज्म संभल गया, इकोनॉमी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। जबकि टूलिप गार्डन की बात करेंगे, मुगल गार्डन्स की बात करेंगे, पहलगाम, डल लेक की बात करेंगे, जिस तरीके से बाद में जश्न हुए, सरकार ने जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए हैं फेस्टिवल्स को लेकर, उसका भी एक अट्रैक्शन जो है खास तौर पर सयाहत पर काफी खूबसूरत पड़ा है। और हम देख रहे हैं कि गुरेज, बंगस वैली या अलग अलग जो है डेस्टिनेशंस पर जो अब फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट जो है खास तौर पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन 10,000 के करीब जो फॉरेनर्स, इमिग्रेशन विंडो जो बंद हो गया था, तो वो भी यहां नहीं आ पा रहे थे।
अब 10,000 के करीब जो है वो इमिग्रेशन काउंटर जब खुले तो फॉरेनर्स ने दोबारा से वादी कश्मीर की ओर रुख किया, तो अलग अलग सियाहती मुकाम पर उनका अभी जो है कदम भी है, यानी फोकस भी है, वो काफी अट्रैक्टिव जैसे जो लोग मानते हैं। अब आने वाले टाइम में जैसे गवर्नर साहब विंटर्स थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, पहले ऑटम होगा फिर विंटर्स होगा। विंटर्स पर भी काफी अच्छी प्लानिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट को है, क्योंकि अब नए डायरेक्टर जो है फजलुल हसीब साहब जो आए हैं और नया जोश है और साथ साथ यंग है, डायनेमिक ऑफिसर है, ऑलरेडी मतलब उनके जो एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे हैं, अब उन पर भी नजर रहेगी कि वो किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को हैंडल करेंगे। उसके बाद जो नए इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर है वो किस तरीके से लेंगे, जैसे ऑलरेडी जी नीतू साहब ने लास्ट टाइम लिए थे। तो कह सकते हैं कि इस वक्त एक अच्छा खासा फिगर जो है टूरिज्म को लेकर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में इकोनॉमी में काफी ज्यादा बहार देखने को मिल रही है। इरफान, ये आंकड़े तो सयाहत के यानी कि सयाहों के, अगर हम बात करें जो सयाहत के साथ जुड़े हैं, चाहे हम जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर, इन मकामात पर जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, आम लोग, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे या दीगर जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर इन लोगों को कितना फायदा हुआ है और वो लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं जितने भी मैक्सिमम जो ट्रेड और टूरिज्म या टास्क के साथ जो रेलेवेंसी लोगों की थी, और उनमें काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पहले नाराजगी थी, क्योंकि जब कोविड चला तो काफी प्रॉब्लम्स चली, बैंक का कर्जा चढ़ा। मगर अब हम देख रहे हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, पोनी वाला हो, टैक्सी वाला हो या शिकारे वाला बाई हो या कोई भी हो, इनफैक्ट जिसका भी काम टूरिज्म के साथ है, ऑटोमेटिकली जब एक टूरिज्म की बाहर देखने को मिलती है तो कामकाज में भी इजाफा है। अब वो अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं कि ये सिलसिला जो है अब आगे भी जारी रहे। सुनने में आ रहा है कि विंटर्स के साथ साथ कश्मीर में और कई नए फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कुछ और नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को रागिब किया जाएगा। और इस वक्त की अगर मैं सिचुएशन करूं तो टैक्सी वाला भाई जो पिछले 2 साल से बैंक का कर्जा उठा रहा था, अब उनका जो है धीरे धीरे कदम जो है संभल रहा है और उनका कामकाज भी संभल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हाउस बोट ओनर्स जो अपने हाउस बोट्स बेचने के लिए तैयार हो गए थे, तो वो भी अब धीरे धीरे संभल रहे हैं, क्योंकि अब हाउस बोट्स में भी टूरिस्ट ठहर रहा है, शिकारा राइड भी ले रहा है। तो जिस तरीके से 20 लाख का नंबर जो है अब सामने नजर आ रहा है, अब उम्मीद यह है कि अगर इंशाल्लाह टूरिज्म डिपार्टमेंट और अच्छी कोशिश करेगा, नए कुछ चीजें इन्वॉल्व करेगा इसके साथ, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में टूरिज्म का जो इंपैक्ट है कश्मीर में अगले 3 महीने तक बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। ये थे सईद इरफान फाजिल, तफसीलात फराम कर रहे थे, बात कर रहे थे, जहां महकमे सयाहत की जानिब से जो आंकड़े पेश किए गए हैं कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान, यानी कि जनवरी से अगस्त तक वादी कश्मीर में करीब 20 लाख से ज्यादा सयाहों का रुख किया है। 20 लाख से ज्यादा सयाहों ने, जिनमें से 3,65,000 यात्री भी शामिल हैं और करीब 10,500 के करीब जो है वो बैरून ममालिक से जो सयाह आए हैं उन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया है। अब जरा बात जहां हम जम्मू कश्मीर की सयाहत की कर रहे हैं, वहीं एक और जो पहलू है जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो है मंशियात। जिस तरह से नौजवान इसके लपेट में आ गए हैं, मंशियात का खूब इस्तेमाल इस वक्त जो वादी कश्मीर खासकर अगर हम बात करेंगे तो हो रहा है, जिसमें एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसमें अब जुट गई हैं, क्योंकि मंशियात का इस्तेमाल उनसे हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मंशियात का बढ़ता जो रुझान है, 2/3 से ज्यादा मरीज जो 11 से 20 साल की उम्र में है वो इस लत में जुट गए हैं। ज्यादा आम इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में निकोटीन 94.4% जो इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक सर्वे हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जानिब से, जिसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर खुलासा हुआ है कि जो 2/3 मरीज हैं, यानी कि जो मंशियात के आदी हैं, जो मंशियात में मुब्तला हो चुके हैं, जिनकी उम्र 11 से 20 साल की हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, क्योंकि जो नशा वो इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा निकोटीन है, जो 94.4% उनमें पाया गया है। और साथ ही साथ जो मेडिसिनल ओपिएड्स है वो 65.7% है। उसके साथ साथ ही कैनबिस का इस्तेमाल वो 63.6% रहा है। और दूसरी चीज़ों में जो बेंजोडाइज़पीन वो 45.5% पाया गया। ये इस सर्वे में जो स्टडी हुआ है उसमें ये खुलासा हुआ। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे जो दीगर इस नशे के आदी हैं, जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ ही साथ कोकीन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से 7.5% को जो कोकीन इस्तेमाल करते हैं
तो कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ जो इसके मरीज हैं यानी कि जो इस्तेमाल करते हैं, जिस पे सर्वे हुआ है, वो इन चीज़ों के आदी हैं। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेल नायक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरी स्टडी हुई है कि यानी कि 2/3 जो मरीज हैं जो नशे के आदी हैं, यानी कि 11 से 20 साल की उम्र के नौजवान जो है वो इसकी लत में जुड़ चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, ये जो स्टडी है इसमें काफी कुछ देखा गया जी कि जो लड़के हैं वो कौन कौन सा किस्म के नशे इस्तेमाल करते हैं, कितने परसेंटेज है उनकी। लेकिन इस स्टडी में सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ये है कि ये जो एज ग्रुप है, ये फ्रजाइल एज ग्रुप है। ड्रग एडिक्शन के लिए ये बहुत ही फ्रजाइल एज ग्रुप है। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जो 11 ईयर्स से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, या ग्राफली जो लोग कहते हैं एडोलेसेंट एज, ये डिफरेंट इंसान होता है, मुख्तलिफ इंसान होता है। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को ले, इसके सोच विचार को ले, मैं तमाम पेरेंट्स को आपके माध्यम से कहूंगा, जो भी बच्चे 12 साल से लेके 20 साल की उम्र तक के हैं, उन पे बहुत खास ख्याल रखना है कि उनका बिहेवियर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्या वो कहीं गलत दोस्ती में, पीर ग्रुप में नहीं पड़े। और माँ बाप, आमतौर पर हमारे माँ बाप नजर रखते हैं मेरे बच्चे का वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, कोई बुखार तो नहीं है, पढ़ाई ठीक कर रहा है। लेकिन बिहेवियर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस एज ग्रुप में, उस पे माँ बाप जो है वो कहीं ना कहीं चूक खा जाते हैं। बिल्कुल। आपके माध्यम से आज फिर मैं पेरेंट्स को बताऊंगा कि 12 साल से लेके जो 20 साल तक के बच्चे हैं, ये साइंसी तौर मुख्तलिफ एज ग्रुप होता है जब इनका सोच विचार हम ले। ये पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, पेरेंट के सोच विचार को नहीं समझते हैं, अपनी जिंदगी वो इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, जिंदगी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। और जब वो माँ बाप के इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी जगह ड्रग एडिक्शन में ट्रैप हो जाते हैं। आज नई रिकमेंडेशन है पेरेंट्स के लिए कि आप कितने भी बिजी हो अपने कैरियर में, कितने भी आप बिजी हो अपनी जॉब में, लेकिन हर दिन मिनिमम आपने 1 घंटा अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ गुजारना है, एक रूम में, विदाउट लैपटॉप, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट इंटरफ्रेंस। 1 घंटा मिनिमम आपने उनसे बात करनी। अगर 1 घंटा आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, कम से कम आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे में किसी चीज की लत तो नहीं लगी है, कि बिहेवियर में चेंज तो नहीं है, इसमें क्राइमिंग तो नहीं है, इसकी आइज रेड तो नहीं है। माँ बाप को चाहिए बच्चे की स्लीप ऑब्जर्व करे, बच्चे के हाथ ऑब्जर्व करे, नील्स ऑब्जर्व करे, बच्चे को देखे कि ज्यादा पैसे तो नहीं लेता है, घर में चोरी तो नहीं करता है। इसी तरह दूसरा रोल बहुत है स्कूल टीचर्स का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए, जो ये ड्रग एडिक्शन वगैरह है, इसकी बुनियाद जो है आजकल ज्यादा स्कूलों में पाई गई है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है तमाम बच्चे जो है क्या उनका बिहेवियर ठीक है। अगर एक भी बच्चा उनको लगता है कि ये नशा करता है, उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि अगर किसी भी तालाब में गंदी मछली आई तो उसको आइसोलेट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्कूल से फेंको, नहीं, उसको देखो, उसको पकड़ो, उसको काउंसलिंग में लाओ। काउंसलर तो बहुत है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स है, माँ बाप है, यानी उसको तुरंत निकालो और उसको आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट में डालो। क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन है फाइनली ये एक डिजीज है, और ये डिजीज होने के लिए बहुत से एनवायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं, बहुत से स्ट्रेसेस होते हैं, पॉवर्टी हो सकती है, सोशल फैक्टर्स, एजुकेशन में भी, या कोई गलत दोस्त मिले। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को कुल मिला के ये कहूंगा कि अगर आपका बच्चा 10 से 20 साल का है, उस पर बहुत ज्यादा नजर रखनी है। पहले हम बोलते थे अगर आपका नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस पर नजर रखो, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, वो बेचारे डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नौजवानों का नशे में या इसमें मुब्तला होना, ड्रग में मुब्तला होना, क्या ये माना जाए कि इसमें वालिदैन की भी थोड़ी सी लापरवाही समझी जाए? क्योंकि अगर बच्चा इसमें मुब्तला होता है, क्योंकि 11 या 20 साल के दरमियान जो एज ग्रुप है
इसमें कहीं ना कहीं जो अपने पेरेंट्स या अपने जो घर के अफराद हैं उनकी लापरवाही भी नजर आ रही है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की साइंटिफिक गाइडलाइन है, हर पेरेंट को चाहिए मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठे, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनी वर्क। लेकिन आजकल के इस बिजी दौर में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। शाम को काम करके आएंगे, जो बाकी घंटे बचते हैं या वो टीवी के साथ खुद गुजारेंगे या मोबाइल के साथ खुद गुजारेंगे या बिजी रहेंगे अपने बिजनेस जॉब में, और अपने बच्चे के पास बैठते नहीं है। जो ये गैप रहता है एक पेरेंट और बच्चे के बीच में, ये सबसे बड़ी वजह है कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकल जाता है। और जब उनका बच्चा उनके हाथ से निकल जाता है उसके बाद वापसी बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रीटेबल नहीं है, कंडीशन ट्रीटेबल है, लेकिन फिर जो मसला हुआ होता है वो बहुत बड़ा होता है पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए। फिर वो पूरी फैमिली डिस्ट्रेस में चली जाती है, उनका बिजनेस भी चला जाता है, उनकी इकॉनमी भी खत्म होती है, उनको फिर जो वक्त ऑफिस डॉक्टर साहब क्या ये चीज भी है कि शिकायत मिलने पर अगर कोई शिकायत करता है किसी बच्चे के पेरेंट से, उनकी शिकायत करता है तो पेरेंट वो नजरअंदाज करते हैं, उनका मानना है कि शायद उनका बच्चा ये शायद झूठ बोल रहा है या उसे बदनाम करने की कोशिश की, क्या ये भी एक फैक्टर माना जाए? हाँ बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स जो है जब उनको बोला जाता है कि आपका बच्चे में प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि नहीं ये एक साजिश है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा सबसे डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो उस साइकोलॉजिकल ऑरा में रहते हैं कि उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन उनको ये समझना है कि ये जो एज ग्रुप है ये एक डिफरेंट एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप का सोच विचार, इस एज ग्रुप का दिमाग का जहन वो अलग होता है। 10 से 20 साल तक का बच्चा जो है वो ना मतलब मैक्सिमम परसेंटेज वो पेरेंट्स के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स को बड़े प्यार से, बड़े अफेक्शन से, बड़े टेंडर केयर से इस एज ग्रुप में बच्चे को संभालना है। उनको ऐसे ही उसको संभालना है जिस तरह वो एक नवजात बच्चे को संभालते हैं। नवजात बच्चे को वो संभालते हैं कि कहीं इसको ठंड न लग जाए, तो इस बच्चे को संभालना है उसको कि कहीं इसको ड्रग एडिक्शन की लत न लग जाए। डॉक्टर साहब, हमें याद है करीब 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत हो गई, 1 साल पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी और पिछले हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं सियासी गलियारों में, समाजी सतह पर एक तरफ जहां ड्रग्स के खिलाफ मुहिम निकाली जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है, सियासी गलियारों से सियासतदान को देखा जा रहा है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। हम क्या ये माने कि वालिदैन की सतह पर, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर और इंतजामी सतह पर उस संजीदगी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो संजीदगी नहीं नजर आ रही जिसकी जरूरत है? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि जो ड्रग एडिक्शन की लत है, डिजीज है, ये दुनिया में चलती रहेगी। इस पे पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी, इसका ट्रेड भी चलता रहेगा, इसके साइंटिफिक पेपर्स भी चलते रहेंगे। वो चीजें तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हमने जो बेसिक बुनियाद है देखना है कि जो ये बच्चा है ये इस चीज में क्यों जाता है, इस चीज से कौन रोक सकता है। ना इस चीज से बच्चे को पॉलिटिशियन रोक सकता है, ना डॉक्टर रोक सकता है, ना कोई जो सोशल ग्रुप सोसाइटीज वगैरह चलाते हैं ना वो रोक सकते हैं। इस लत में पड़ने के लिए अगर कोई बच्चे को रोक सकता है वो है उस बच्चे का माँ बाप और उस बच्चे का टीचर। ये मैं आपको क्लियरली कहूंगा। बाकी चीजें, इसका ट्रेड, इस पे पॉलिटिक्स, इसका बिजनेस, इसके साइंटिफिक पेपर्स, आप 10 साल बाद और अगर जिंदगी रही बात करो, सारा सिलसिला यही होगा। लेकिन हमारा जो अप्रोच है इसमें वो इंडिविजुअलाइज करना है पेरेंट्स और टीचर्स पे। बाकी जो सियासी गलियारा या इस पे कंपेन, मीडिया कंपेन, वो तो ऑब्वियसली हमें परसिस्टेंटली लोगों को अवेयर करना है कि ये प्रॉब्लम है। अगर हम लोग खामोश रहे, मीडिया खामोश रहा, पॉलिटिशियन खामोश रहा, तो फिर जो ये ड्रग का लत है ये एक पैंडेमिक की तरह फैल जाएगा। इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूं कि इस प्रोग्राम से भी अगर कम से कम अगर हम 100 ही बच्चों को मानेंगे वो हमें सुन रहे हैं, हम उनको ड्रग एडिक्शन से बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे चीजें भी बहुत जरूरी है, लेकिन आफ्टर ऑल जो ड्रग एडिक्शन से बच्चे को दूर रखना है, मैं ये मानता हूं कि ये पेरेंट्स की
पर्सनल जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल नायक साहब आपका। ये थे डॉक्टर सुहेल नायक जो तफसीलात फराम कर रहे थे, बात कर रहे थे मंशियात के हवाले से, नशे के हवाले से, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर के अंदर जो इसमें मुब्तला हो गया, और इस सब के लिए जिम्मेदारी जो माँ बाप के साथ साथ जो उन मोहल्ला गांव या इलाके में जो भी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस मंशियात को रोकने के लिए कम से कम अपना रोल अदा करें। अगर कहीं पर भी आपके एरिया में इस तरह की भी कोई भी कार्रवाई या इस तरह भी कोई भी काम होता है तो ज़रूर आप पुलिस को मुतला करें, क्योंकि पुलिस जो इस पर खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस सब को रोकने के लिए पुलिस को भी अपना रोल जो है वो निभा रही है। नाज़रीन, बढ़ते आगे बात जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर के रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि उनके लिए एक जो है सहूलियत फराम की गई है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत, उनके लिए अच्छी खबर है कि सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बैंकों पर अब उन्हें जाना नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से जो सुबकदोश यानी कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्हें राहत देते हुए पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन तरीकाकार का ऐलान किया गया, यानी कि अब वो ऑनलाइन ही अपनी सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। ये महकमे खजाना की जानिब से जब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोग्राम आवाम की आवाज़ है उसके दौरान एक पेंशनर की जानिब से जो है शिकायत की गई थी, और उसके साथ साथ ही एक तजवीज़ भी रखी गई है, तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसके बाद ही पेंशन तकसीम करने वाली एजेंसियों जैसे बैंक और दीगर जो पेंशन के वागुजारी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट फराम करने की ज़रूरत पड़ती है। और इससे जो मुलाजमीन थे, बुजुर्ग मुलाजमीन या जिस्मानी तौर कमज़ोर पेंशनर, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता था दिन भर। उन्हें वहाँ पर जो अपनी सर्टिफिकेट हैं वो जमा कराने के लिए उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे थे। उसके बाद ही जब ये प्रोग्राम में एक तजवीज़ मौसूल हुई है तो उसके बाद ही अब महकमे खजाना के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस कश्मीर विवेक भारद्वाज, उनकी जानिब से ये एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस सनद को महफूज करने के लिए पूरे अमल को डिजिटाइज करके इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब उन्हें ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट जमा करनी होगी, उसके बाद ही वो अपना जो भी पेंशन वगैरह होगा वो अब इससे ले सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहाँ सर्टिफिकेट बैंकों या दीगर जहाँ पर भी उन्हें पेंशन हासिल होता था, पेंशन मिलता था, वहाँ उन्हें सर्टिफिकेट जमा करनी नहीं होगी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे रुकते एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो कुछ मुल्की और आलमी खबरों पर भी नजर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।